हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी थी। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक की अपनी 2 क्लासें जो है हो चुकी है। तीसरी क्लास आप ये मान लो 35 एक मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें जो 2 अध्याय हैं खुशहाल गांव वाला और एक और 2 अध्याय की ये क्लास रहेगी। और फिर बाद में जो लास्ट के 2 अध्याय हैं उसमें काफ़ी मटेरियल है। स्पेशली एसएसटी वालों के लिए मैं कहूँ तो उनके टॉपिक लगता है 600 से 1000 ईस्वी का। उसमें जितने वो राजवंश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चोल चालुक्य पल्लव वगैरह के बारे में, और भी जो है कला के बारे में हम उसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पाठ का नाम है कक्षा 6 एनसीईआरटी खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें भी अपने सिलेबस के ही बिंदु है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वे लल्ला, ये असल में क्या है? हाँ जी, ये कई जगह बुक में वे लालर भी लिखा आता है। 12th की जब बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो वे लालर लिखा आता है, यहाँ वेलल्ला लिखा हुआ है। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे, आपको याद रखना है वेलल्ला क्या है, ठीक है, वो है बड़े भूस्वामी। उणवार क्या है? साधारण हलवाई। सामान्य जो हलवाई होते थे, सामान्य जो किसान होते थे, मजदूर किसान हम कहते हैं, हल से जुड़े हुए सामान्य जो, उनको उणवार कहते थे। और ये वेलल्ला जो वैसे पंजाबी में शब्द होता है वेला, वेला तो कुछ ही नहीं करता, लेकिन वेलल्ला क्या है? बड़े भूस्वामी है, बड़ा काम है उनका। कडेसियर भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं है, वो मजदूर जो दूसरे खेतों में काम करते हैं, उनको तमिल भाषा में कडेसियर कहा गया है। और अधिमई कहते थे दास को, अधिमई दास। तो ये सभी जो है ऑप्शन सत्य हैं। तो इनको अच्छे से आप देख लेना, वेलल्ला, उणवार, कडेसियर, अधिमई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ग्राम भोजक के संबंध में कौन सा कथन सही है? लीजिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो था उसको ग्राम भोजक कहते थे। बिल्कुल, ये वो जो मैंने जितने तमाम शब्द पढ़े थे आपके सामने, वेलल्ला है, उणवार है, वो दक्षिण भारत से, दक्षिण क्षेत्र से जुड़ी हुई, तमिल क्षेत्र से जुड़ी हुई शब्दावली थी। ग्राम भोजक शब्द जो है उसका देश के उत्तरी हिस्से से संबंध है। गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहते थे। फिर ये कभी न्यायाधीश और कभी पुलिस का काम भी करता था। देखो, पहले का जमाना जब था तो गांव के चौधरी जो है, मुकद्दम, जो चौधरी, खुत मुकद्दम, इनके बारे में हम मुगल काल में भी पढ़ते हैं। तो ये जो है पंचायतों के फैसले सुनाया करते थे, एक न्यायाधीश के रूप में भी होते थे। तो ये पुलिस और न्यायाधीश दोनों का काम करता था। प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा कर वसूली का कार्य इन्हें सौंप देते थे। तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। यहां मैंने कुछ हाईलाइट किया है। ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता था तथा स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहते थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, गृहपति क्या है? स्वतंत्र कृषक। अब जब आप 12th क्लास पढ़ोगे तब गृहपति का अर्थ मुखिया भी आ जाएगा। तो स्वतंत्र कृषक भी है, एक और शब्द याद आप रख लेना, वो है मुखिया। ये बातें, अब ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है वंशानुगत, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, मुगल काल को पढ़ेंगे, तब मनसबदार शब्द आएगा, जागीरदार शब्द आएगा, तो उनमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वंशानुगत थे या नहीं थे। तो ग्राम भोजक का पद क्या है? वंशानुगत होता था। मतलब एक ग्राम भोजक पद पर जो व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार, यानी कि उसका कोई बेटा है या कोई परिवार का सदस्य है, उसको ग्राम भोजक का पद मिल जाता था। प्रश्न संख्या 3, संगम साहित्य के संदर्भ में सही कथन नहीं है। इन बातों को अच्छे से देखा करो, सही कथन नहीं है, मैंने नहीं है पूछा है। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संगम साहित्य है क्या। तमिल क्षेत्र में, दक्षिण भारत में जो 3 राजवंश हुआ करते थे, चोल, चेर, पांड्य, उनके समय की बात है। जब हम कहें उत्तर भारत में मौर्यों का शासन था, उसके आसपास आप मान सकते हैं, उसके जस्ट बाद में मान सकते हैं। तो वो उन्होंने जिस साहित्य की रचना की उसको संगम साहित्य कहते हैं।
संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले हुई। 2300 साल का मतलब 2000 साल इसको मान लेते हैं, 2100 साल 2000 साल मान लो, और 300 साल पहले मान लो तो 300 ईसा पूर्व, और 320 ईसा पूर्व के आसपास आपको पता है उत्तरी भारत में मौर्य काल था और दक्षिण में ये संगम साहित्य की रचना हो रही थी। मदुरै के कवि सम्मेलन में इन तमिल रचनाओं का संकलन किया गया। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रख लें कि तमिल रचनाओं का संकलन कहाँ हुआ, मदुरै के कवि सम्मेलन में हुआ। ये सत्य बात है, कांचीपुरम के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया, नहीं ये गलत है। ये तीनों सत्य है, हमने देखना है कौन सा सही नहीं है। तो ये कांचीपुरम किन की राजधानी हुआ करती थी, ये पल्लवों की राजधानी थी। जब आप पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल या आप पढ़ेंगे 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के काल का इतिहास पढ़ेंगे, डायरेक्ट हमारे टॉपिक लगता है, उस समय हमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट इनका जिक्र आएगा। प्रश्न संख्या 4, जातक कथाएं किसके जीवन से संबंधित है। ये तो अब मैंने लगातार हर क्लास में इसका जिक्र आ ही जाता है। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उनको जातक कथाएं कहा गया। जितने भी बच्चे उन्होंने पहले, आपने जो भी भावी अध्यापक अध्यापिका या कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, पहले की आपने क्लास देखी है तो कमेंट करके अभी चलती क्लास में ये बताएं कि जातक कथाएं किसका भाग है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। और अगर सुत्त पिटक का भाग है तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, जिसमें हम संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय वो हम पढ़ते हैं। तो उनमें से आपने बताना है कि किसका भाग है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। यूनानी भाषा में बेरीगादा शब्द का प्रयोग किस बंदरगाह के लिए हुआ है। बेरीगादा जो शब्द है वो भड़ोच बंदरगाह, भड़ोच बंदरगाह कहां पड़ता है, गुजरात में भड़ोच बंदरगाह। आप गुप्त काल में भी इसका जिक्र पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। बेरीगादा भड़ोच के लिए है, भड़ोच बंदरगाह गुजरात में। आहत सिक्कों के संदर्भ में सही कथन है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार, या ये रखा नहीं है, वर्गाकार या ये लो वर्गाकार या ये या है, या गोल होते थे। ठप्पे लगाकर कुछ चिन्ह अंकित किए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। चांदी या तांबे से निर्मित ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। उपरोक्त सभी कथन तो सारे सही है, पर मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ये कथन वाले प्रश्न क्यों डालता हूं, ताकि एनसीईआरटी का सार आपके क्लास में ही याद हो जाए। बाद में जब आप पीडीएफ पढ़ो तो आपको सारा डाटा मिल जाए, एक एक लाइन से जितना प्रश्न बनता है। एनसीईआरटी की बुक बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं है, भले ही आप आरपीएससी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है तो एक एक लाइन को मैंने मेंशन किया। अब यहां से छोटे प्रश्न, आहत सिक्के वो दे देगा, आहत सिक्के जो है आयताकार कार में ही होते थे, सिर्फ आयताकार नहीं, वर्गाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे, गोल भी होते थे। फिर ये तो आ ही जाता है कि ठप्पा लगा के, आहत करके ठप्पा लगा के वो बनाए आहत सिक्के। अब वो कह देगा आहत सिक्के के बारे में, ये कहते हैं कि चांदी या तांबे, चांदी के भी हैं अथवा में तांबा भी है। भारत के ये सबसे पुराने सिक्के हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उत्तरी काले चमकीले मृद पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। ये एक तो बात बता दूं आपको कि जितने भी मृद पात्र आपको शब्द मिला करे ना, मिट्टी के पात्र, ये मिट्टी के पात्र जितने भी थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता वाली क्लास में भी इसका जिक्र किया था, और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, कई जो है ना बच्चों को ये क्वालिटी वीडियो की आप लो करते हो तब आपको देखने में दिक्कत आती है। देखो इसकी बात करें, इंग्लिश में लिखा हुआ है NBPW। मैंने आपको वैदिक सभ्यता में 2 मृद भांडों का जिक्र किया था। वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा अगर प्रचलित थे, वैदिक में थोड़ा बहुत पेन चला लिया करो ताकि क्लास बड़ी ना रहे, मैं बोलूं आप लिख दो। वैदिक में सबसे ज्यादा कौन से थे,
सबसे ज्यादा थे लाल रंग के मृद भांड। और अगर हम कहें वैदिक की विशेषता, वैदिक सभ्यता की विशेषता, स्पेशली उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित लाल मृद भांड। और उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थे? चित्रित धूसर मृद भांड, हमने कहा था ग्रे कलर के चित्रित धूसर मृद भांड, मृद पात्र जो थे, जिसमें कोई मेहमान, उनके स्पेशल कोई गेस्ट आता था तो उनको खाना परोस के उसमें देते थे, ग्रे कलर उसपे होता था। अब उत्तरी काले चमकीले मृद पात्र, इंग्लिश में इसका नाम है, हम कहें उत्तरी मतलब नॉर्थ, नॉर्दर्न कह सकते हैं, काले के लिए ब्लैक आ गया, चमकीले के लिए पॉलिश, और मृद पात्र यानी कि वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काले चमकीले जो मृद भांड। अब हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये मृद भांड जो किस काल के हैं। आप सामान्यतः ये जान सकते हैं कि मौर्य काल से लेकर कुषाण तक, कुषाण काल तक, ये भारतीय इतिहास में अगर इससे कोई जानकारी मिलती है ज्यादा तो मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक ये तब के लोगों ने बहुत इनका यूज किया था। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है देखते हैं। ये ज्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये चाक निर्मित, कुम्हार चाक पे बनाता है ना, धातु की तरह दिखने वाले, धातु के, ऐसे देख के लगता था मिट्टी के नहीं धातु के हैं, तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इनकी सतह क्या है? काली है। इन बर्तनों पर लगाई जाने वाली काली लेप इन्हें शीशे जैसी चमक प्रदान करती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। फिर मैंने आपको कहा था कि चित्रित दूसरे मृद पात्र जो हैं ये लो काल, इसके बारे में यह भी आता था किस काल की विशेषता है? लो काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था, तो लो काल कह दो या उत्तर वैदिक काल कह दो, उसके बारे में मैंने मेंशन किया। चित्रित दूसर पात्र PGW, यहां P का अर्थ पॉलिश नहीं है, चित्रित है तो हम प्रिंटेड कह सकते हैं, प्रिंटेड ग्रे वेयर, उत्तर वैदिक काल की विशेषता। इसका प्रयोग खास मौकों पर लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। NBPW नोट लगा के लिखा है, मौर्य काल से कुषाण काल तक प्रसिद्ध रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी जो PDF आपको मिलेगी फिर उसमें ये चीजें नहीं मिलती, PDF में सीधा उत्तर लगाया या व्याख्या दी हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स जब जैसे जैसे आप जुड़ते हैं, देखो दूसरी वीडियो मैंने बनाई उसमें व्यू कम है भाई, और अगर इसी तरह रहा फिर मुझे कोई मेहनत करने में मजा नहीं आता तो अपने इसको छोड़ देंगे। आप आलस कर देते हो, क्या कमेंट करना है? एक लाइव में होता है, एक वैसे कमेंट होता है क्लास के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई नया बच्चा वीडियो देखता है तो वो ये देखता है कमेंट जो है वीडियो के बारे में, लोगों के व्यू क्या है। तो व्यू आपको अगर अच्छी लगती है तो जरूर बताया करो, और शेयर करने में क्या एतराज है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में आप जो है बड़ी एक फीस भरने के बाद फिर उनकी गाथा गाते हो, उनके लिए शेयर भी करते हो। यहाँ कोई फीस नहीं है तो आपको ये लगता है फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर शेयर कोई व्यू आएंगे तो ही चलेगा काम, नहीं तो भैया फिर क्या करें ना, क्या कह सकते हैं आपके लिए। चलिए, व्यापारिक श्रेणियों के संदर्भ में सही कथन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी। श्रेणी शिल्पकार तथा व्यापारियों का संघ था। पहले तो ये ध्यान रखना है श्रेणी क्या है, शिल्पकार तथा व्यापारियों का संघ है। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी, मतलब श्रेणियों के पास पैसे होते थे, लोगों को लेन देन करना है पैसे का, वो एक बैंक के रूप में भी काम करती थी। ये व्यापार का संचालन करती थी। उपरोक्त सभी, अब श्रेणी शब्द आज के समय में बैंक कहते हैं, कोई सोसाइटी कहते हैं, तो श्रेणी एक फर्म हुआ करती थी। श्रेणी क्या थी भी? लाइट भी चली गई, अब एक बार वीडियो को रोक दें सर। हाँ जी, तो आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, लाइट आ चुकी है। व्यापारिक श्रेणियों के संदर्भ में सही कथन, तो श्रेणी आप ये मान सकते हैं कि जो पहले एक क्या कहें हम, बैंक जैसे सोसाइटी फर्म जो भी होती है, उसी तरह श्रेणी एक संगठन है, संघ है, किनका? शिल्पकारों का और व्यापारियों का।
और वो व्यय के रूप में भी करती है, व्यापार का संचालन भी करती है। सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 9, किस ग्रंथ में सूतकात में बुनने के नियमों का उल्लेख है? ज्यादा इस पे बोलूंगा नहीं। इसका उत्तर है मृच्छकटिकम। प्रश्न संख्या 10, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा एक तो देख लो आपको भाई, ये मिले कहां है? ये एम्फोरा पात्र जो है हमने पढ़ा था, दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है, अरिका मेडू, और रोमन भाषा में उसके लिए पोडू का शब्द यूज किया गया है। ये एक पात्र थे। ये पात्र क्या काम आते थे? शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों हेतु, या तो शराब डाली जाती थी उसमें, और या तेल जैसा कोई भी तरल पदार्थ उसमें डाला जाता था। नोट लगा कि क्या एम्फोरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पात्र हैं जो कि अरिका मेडू से मिले हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से सत्य कथन है? अरिका मेडू से एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार। देखो एम्फोरा भी मिला है, एरेटाइन। अब एरेटाइन ना ये इटली में कोई पात्र है, इटालियन लोग इसका कहते हैं, यूज करते थे, या इटालियन लैंग्वेज में। एरेटाइन जो है लाल चमकदार बर्तन है, वो एरेटाइन बर्तन भी अरिका मेडू से मिला है। एम्फोरा भी मिला है। अरिका मेडू क्या था? एक पतंग, एक बंदरगाह था, जहां से ईंटों का बना एक ढांचा भी मिला है। 2 पात्र मिल गए, ईंटों का ढांचा मिल गया, यहां से प्राप्त छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। संभवतः सॉरी, कपड़े की रंगाई के पात्र थे। उपयुक्त सभी सही। कल गाने ज्यादा गा लिए तो क्या हो गया, इंस्टाग्राम में लाइव आके गाने गा लिए, आज गला खराब हो गया। अरिका मेडू से प्राप्त बर्तनों पर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? अरिका मेडू की बात चल, क्योंकि रीट की अगर बात करें, रीट वाले तो बच्चे, उनके लिए तो अरिका मेडू में प्रश्न आया ही था। तो अरिका मेडू से प्राप्त बर्तनों पर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ये ब्राह्मी लिपि में मिले हैं भाई। खरोष्टी का जिक्र कब आता है? पश्चिमोत्तर भारत के अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं? पश्चिमोत्तर अभिलेख, अशोक के पश्चिमोत्तर के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो खरोष्ठी। प्रश्न संख्या 13 का मतलब है नेक्स्ट अध्याय। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग के चलते उसे काला सोना कहा जाता था? काला सोना काली मिर्च के लिए प्रयुक्त शब्द है। अफीम मत कह देना काला सोना। देखो रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार हुआ करता था। कहते हैं कि उस जमाने में अगर काली मिर्च का इतना हमारा फितूर चढ़ा हुआ था कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग थे, रोमन साम्राज्य के लोग थे, वो एक ट्रक भर के अगर उनको काली मिर्च लेके जानी है तो आप मान लो एक ट्रक भर के वो सोना लेके जाते थे। भारत इसीलिए सोने की चिड़िया बना था। विदेशों का सारा सोना हमारी धरती पर आ गया था, क्योंकि हमारे जो साउथ के मसाले, काली मिर्च ये थी, ये उनके जाड़ों का जो मौसम होता है वहां पर वो अपने मांस को जो है ना उस पर लेप लगा के रखते थे ताकि ज्यादा समय तक खराब ना हो। इसका टेस्ट हमारी काली मिर्च का बड़ा ही शानदार था, तो ब्लैक गोल्ड कहते थे, ब्लैक गोल्ड कहते। तो इससे विदेशी लोगों ने इतनी कमाई की, यहां से मान लो कोई चीज ले गए तो वहां जाके वो कई गुना, आप ये मान लो बहुत ही गुना रेट में ज्यादा वो बिकती थी। तो आप ये देखो हमारा भारत कभी ऐसा रहा हुआ है कि विदेश के लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आते थे। हमारी जो चीजें थी, भारत की जितनी भी चीजें थी, वो चीजें विदेशों में बहुत ही, आप ये मान लो 100, 50, 10, 20 गुना रेट में वहां बिकती थी। हमारे भारत में व्यापारियों की नजर रहती थी कि भारत में जाके व्यापार करें और हम अमीर बने, और आज उसके उल्टा हो रहा है। हमारे लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है व्यापार के लिए। कभी विदेशी लोग हमारे यहाँ आते थे व्यापार के लिए, और वो कहा जाता है ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती उस समय बड़ी शानदार हुआ करती थी, आज भी हस्ती हमारी अच्छी ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
संगम कविताओं में मोमेनदार शब्द के संदर्भ में सत्य कथन है। मोमेनदार शब्द यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन? चोल, चेर, पांडे, ये दिया ही हुआ है, चोल, चेर, पांडे। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये शासक चोल, चेर, पांड्य थे जो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली। देखिए एनसीईआरटी 6th क्लास की बुक हम बात करें या 7th की, इन्होंने एक अलग ही ट्रेंड चलाया है। जो एंशियंट हिस्ट्री हमारी प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें ये डायरेक्ट सन नहीं देते। हम गाइडों में या दूसरी बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें हमें को देखने को क्या मिलेगा, मौर्य साम्राज्य आएगा तो हम पढ़ेंगे कि 2322-23 ईसा पूर्व में ये हुआ। तो ये क्या देगा, ये सीधा ही लिखेगा कि 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना कि 2000 आज वाले हो गए, 300 वो हो गए। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, व्यापारी राजा तीर्थयात्री का प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा चोल काल का बंदरगाह था? चोल काल का बंदरगाह, देखो जी, चोल हम पढ़ते हैं, जैसे हम ऐसे करके भारत का नक्शा हम देखें तो यहां वाला जो पार्ट है ये वाला, यहां पर देखो जो है पूर्व के चालुक्य भी रहेंगे, पूर्व के चालुक्य वंश का भी शासन रहेगा। पूर्व के चालुक्य वंश के ठीक यहां नीचे यहां पल्लव हुआ करते थे और पल्लवों की सत्ता को हटाकर, इनको मिटाकर फिर यहां पर कौन आ जाएंगे? चोल आ जाएंगे। फिर कौन आ जाएंगे? चोल आ जाएंगे। तो चोल कालीन बंदरगाह था, तो ये था पुहार, कावेरी पट्टनम, ये चोल कालीन बंदरगाह था। जब हम चोलों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इनके पहले राजा का नाम बड़ा ही छोटा सा उर्वप हिरे इल्लन जेत चेन्नी, एक ही राजा का नाम है कि उसने पतन पुहार में ये किया, कावेरी पट्टनम, उर्वप हरे इल्लन जेत चेन्नी, छोटे छोटे नाम है। जैसे उसका नाम है अल उतबी का नाम हुआ करता था, ये अल बरूनी अल उतबी आए थे, अबू नस्तर बिन मोहम्मद अल जबरूल उतबी, छोटे छोटे नाम है। तो ये पुहार कावेरी पट्टनम यहां हुआ करता था। ये किनका बंदरगाह है? ये चोलों का है। मदुरै जो है, मदुरै का संबंध जो है वो पांड्यों से है। पांडे बिल्कुल नीचे नीचे आपको मिलेंगे। यहां पर चेर हुआ करते थे और यहां पर पांड्यों का शासन था। देखो अगर बात आती है ना चोल, चेर, पांड्य, तो इनका शासन आएगा मौर्यों के लगभग आप बराबर सा मान सकते हो। लेकिन जब आएंगे चोल, पल्लव और चालुक्य, तो इनका जो शासन आएगा वो हम गुप्तोत्तर काल के बाद, हर्ष के समय हम शुरू मान लेते हैं, यानी कि 600 से 1000 ईस्वी के समय की बात है। और एनसीईआरटी जो है रीट में जो डायरेक्ट प्रश्न है वो इनके ज्यादा आते हैं। इनका कोई अरिकामेडु जरूर पूछा गया था, लेकिन वो गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में पूछा गया था। सी नंबर उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी भारत में शासन करने वाले सातवानों की उपाधि दक्षिणापथ के स्वामी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है जी गौतमी बलश्री का अभिलेख है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इसको याद कर लेना। गौतमी बलश्री का अभिलेख। अच्छा ये जिक्र है नाना घाट अभिलेख, ये किसका था? नासिक अभिलेख। पूना ताम्रपत्र किसका था? ये उनके इनसे ही जुड़े हुए हैं तो सातवाहनों से। पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी वाकाटक वंश में प्रणाई हुई थी, शादी उसकी हो रखी थी। और प्रभावती गुप्ता के बारे में जो जिक्र मिलता है कि वाकाटक राजवंश को उसने कैसे संभाला, उस वो पूना ताम्रपत्र लेख था। प्रश्न संख्या 5, सबसे प्रमुख सातवां राजा कौन था? ये तो सभी जानते हैं, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी। इतना बड़ा साम्राज्य, ऐसे नहीं घोड़ा जाएगा पहले इधर वाला पी लेगा इधर वाला, मतलब उसका साम्राज्य 3 समुद्रों से लगता था। इसके बारे में कहा जाता है जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये संस्थापक हुआ करता था इनका सातवाहनों का, सिमुख। प्रश्न संख्या 6, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? यह है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता।
दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। चलिए प्रश्न संख्या 7, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। रेशम निर्माण की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम विदेश में हुआ। बिल्कुल, ये शिंग शांग शुंग शिंग पिंग शांग, ये जो चीनिये थे इनका ही कांड किए हुए। रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। पेशावर, मथुरा कुषाणों के प्रमुख शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। कुषाणों के दो मुख्य केंद्र कौन से थे? पेशावर और मथुरा। उपरोक्त सभी सत्य हैं। देखो अब दिमाग में बार बार आता होगा जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, कई पुरानों में रेशम मार्ग, आपसे पूछ ले रेशम मार्ग है क्या भाई? रेशम मार्ग इंग्लिश में उसको कहते हैं सिल्क रूट। भाई जिस रास्ते से लोग रेशम का व्यापार किया करते थे, चाइना से लाके इधर से उधर ले जाना, ठीक है, विदेशों में जाया जाता था। अपने भारत वाले जो कुषाण राजा थे इन्होंने उस रास्ते पर ही अधिकार कर लिया था कि रेशम मार्ग जो है ना, जहां से रेशम जाएगा वो हमने कैप्चर कर लिया है। अब हमारी इजाजत के बिना रेशम का कोई व्यापार नहीं करेगा, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो जिस रास्ते से रेशम का व्यापार हुआ करता था चाइना तक, मध्य एशिया तक, उसको रेशम मार्ग सिल्क रूट कहते हैं। बस ये पेशावर और मथुरा जरूर याद रखना, दो मुख्य केंद्र थे कुषाणों के। प्रश्न अच्छा ये देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम कुषाण जारी करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे, जिनका प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद, 4 बौद्ध परिषद हुई है, और चौथी जो बौद्ध परिषद हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कैसे कुंडलवन, कैसे कश्मीर, कैसे कनिष्क के समय हुई थी। पहली कहां हुई? राजगृह में कौन सी हुई? वैशाली में कौन सी हुई? पाटलिपुत्र में कौन सी हुई? वो आपने ध्यान रखना है। चौथी जो है भाई वो कहां हुई है? मैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, चौथी कहां हुई है? कनिष्क के समय, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किस भाषा में की? आ जाओ भाई। पहली बात, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? हम ढूंढते हैं कौन है तो बंदा अश्व घोष। दूसरी बात आ गई किस भाषा में? इनमें से चयन करो, भाषा कौन सी है? उत्तर तो हम देंगे। अब जो अदर स्टेट के कोई बच्चे एनसीईआरटी का सार मैं पढ़ा रहा हूं देख रहे होंगे, तो वो सोचेंगे कि ये 5 नंबर ऑप्शन में अनुत्तरित क्यों लिखा जाता है। ये भाई राजस्थान में नकल को रोकने के लिए एक तरीका अपनाया गया है। अब भगवान जाने नकल रुकती है या नहीं, पर कहते हैं कि 5वां ऑप्शन डाल दो, नकल पे लगाम लग जाती है। अब भगवान जाने भी कोई ऐसा कोई शस्त्र होता है, ये 5 नंबर ऑप्शन डालते ही ना हमारे राजस्थान में नकल रुक जाती है भाई। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर लो, देख लो। चलिए, किसने व किस भाषा में की? अश्व घोष की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में है, अश्व घोष ने की है। किसकी? बुद्ध चरित्र की। बुद्ध चरित्र है क्या? बुद्ध की जीवनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कनिष्क के दरबार में ये थे। ये देखो, अश्व घोष कनिष्क के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था। इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इसके बारे में जरूर याद रखना। हाँ जी, 9 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास। भाई ये तो कई बार जिक्र हो गया है। कुषाण काल के समय जो है बौद्ध धर्म वो 2 भागों में मुख्यतः हीनयान और महायान। तो महायान शाखा कुषाण काल में। कुषाण काल का प्रसिद्ध राजा कनिष्क। कुषाणों ने, कनिष्क ने एक संवत चलाया था, कौन सा? उसका नाम है शक संवत। अब ध्यान रहे, शक संवत किसने चलाया, किस वंश में? तो शक वंश ने नहीं, कुषाणों ने चलाया है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या वही 10, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले क्या कहलाते थे? आपकी जगह मैं होता तो मैं इसका उत्तर भिक्षु दे देता भाई, लेकिन इसका उत्तर है बोधिसत्व। एकांत ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने को बौद्ध धर्म में देखो निर्वाण कहा जाता है। देखो 2 अर्थ है, वैसे निर्वाण जो है ना मोक्ष मुक्ति के लिए है, पर बौद्ध धर्म में उसके लिए अलग ही शब्द है। जब मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण ज्ञान प्राप्त। एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले बोधिसत्व, बोधिसत्व कहलाते थे, भिक्षु नहीं थे, बोधिसत्व।
कुषाण काल में बौद्ध धर्म में आए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, गोलगप्पे, शेर शेरनिया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हल्दी मिर्च मसाला लूण, सब कुछ आ जाओ, जितने भी हो। देखते हैं, आओ दो उत्तर। परिवर्तन के बारे में है सत्य कथन। बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया कुषाण काल में। सही है क्या? आप बताओ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। सही है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। अब बोधिसत्व की पूजा बंद हो गई। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उत्तर दो भाई, सभी कथन सत्य है क्या? असत्य कथन है। ये कथन असत्य है, ये वाला। यहां तक तो ठीक है कि जब महायान शाखा शुरू होती है तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर, क्योंकि बोधिसत्व को कहीं ना कहीं जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया और एकांतवास में वो अपना ध्यान लगा के बैठे हैं, तो उनको वो ना बुद्ध का ही जो है मानते थे प्रतीक। अब बोधिसत्व की पूजा बंद हो गई, ये बात गलत है, क्योंकि बोधिसत्व की पूजा इस समय शुरू होती है, बंद नहीं होती। पूजा क्या है? पूजा शुरू होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। कलाकारियां करता हूं मैं, लंबी लंबी लाइनें डाल के फिर लिखता हूं सभी कथन सत्य है। और वैसे जो ज्यादातर पेपर आते हैं ना, उसमें अगर उपरोक्त सभी होता है ना ऑप्शन, आज तक तो यही था, और उपरोक्त सभी को हम टिक करते थे और वही उत्तर होता था। लेकिन यहां जमाना बदल गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 12। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में सत्य कथन है। मूर्तियों में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आइए। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति अब संकेतों के रूप में, प्रश्न को 2 बार पढ़ लिया करो। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में सत्य कथन ढूंढना है। सत्य नहीं है, सत्य है, इनको जरूर देखा करो। अब संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाने लगी। इस समय बोधिसत्व की पूजा भी लोकप्रिय होने लगी। क्या दोनों कथन सत्य हैं, या दोनों असत्य हैं, या कोई एक सत्य है? बताओ। ऑप्शन देखो सेट किए हुए, मेरी तारीफ किया करो, आप भी कमेंट करके लिखा करो। देखो, महायान शाखा के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन है सिर्फ बी सत्य है। क्यों? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति अब संकेतों के माध्यम से पहले होती थी, क्योंकि महायान शाखा, 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। अब बस आधे मिनट में क्लियर हो जाएगी बात। हीनयान जो पहले बौद्ध धर्म चला था, क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। देखो कितना हमारे देश के लोगों ने, हमने क्या क्या किया। जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का, आडंबरों का, पाखंडों का विरोध किया, हमने उनकी मूर्तियां बना के उनकी पूजा शुरू कर दी। कोई भी हो चाहे, हमने उनकी मूर्ति बनाई, उनकी पूजा शुरू कर दी। जब एक महान आत्मा या एक हम कहें विद्वान, कोई भी हो, कोई संत हो, विद्वान हो, उनकी हमने अगर पूजा शुरू कर दी ना, उनकी विद्वता जो है ना वो वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो ये देखो, महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं की मूर्ति पूजा शुरू हो गई। अब महायान जो शाखा थी, हीनयान जो पहले से महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही उस पर चलने वाले हीनयान, महायान वाले वो थे जिन्होंने परिवर्तन कर दिया पहले की बातों में, समय के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या है, पहले तो महात्मा बुद्ध को संकेत, प्रतीक के रूप में, कि पीपल का पेड़ है तो वो एक प्रतीक, घोड़ा है तो वो एक प्रतीक, स्तूप है तो वो एक प्रतीक, खुद की मूर्ति पूजा नहीं। महायान वालों ने सीधा ही संकेत सबूत छोड़ो, अब पूजा होगी किसकी? पूजा होगी सीधी बुद्ध की। पूजा होगी किसकी? बोधिसत्व की। चलिए, प्रश्न संख्या 12, बस 1-2 प्रश्न रहे हैं भाई। बौद्ध धर्म से संबंधित सत्य कथन है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम व दक्षिण भारत में हुआ। बुद्ध की अधिकांश प्रतिमाएं, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये प्रश्न भी बहुत, तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की अधिकांश प्रतिमाएं तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तक्षशिला में बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक पीपल का पेड़ था। देखो भाई, ये सामान्य बात तो याद रह जाती है कि बौद्ध धर्म का पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, कई जगह प्रसार हुआ। लेकिन देखो, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक पीपल का पेड़, मैंने कहा जितनी भी उनकी पूजा पहले होती थी प्रतीकों के रूप में,
निर्वाण का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर निर्वाण का मतलब ज्ञान है। महापरिनिर्वाण अलग है, यहां निर्वाण का मतलब ज्ञान है। तो निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक जो है पीपल का पेड़, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिकांश प्रतिमाएं तक्षशिला में नहीं, अधिकांश प्रतिमाएं कहां बनी उनकी, अधिकांश प्रतिमाएं मथुरा में बनी थी, तक्षशिला में भी कुछ बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। अधिकांश मूर्तियां, ये देखो, अधिकांश मूर्तियां मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में भी बनी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। आप जब अगर एनसीईआरटी की बुक को ना आप देखोगे, मैंने एक एक पेज से किस तरह तो प्रश्न बनाए हैं। तो निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक पूछा जाए, निर्वाण का मतलब ज्ञान वाले, और महापरिनिर्वाण पूछा जाए तो स्तूप है। अब मैंने पिछली एक क्लास में बताया घर छोड़ने का प्रतीक क्या था, घर छोड़ा घोड़ा। अश्व जो है घर छोड़ने का प्रतीक। निम्न में से सत्य कथन है। ये भाई एक टेक्निकल प्रश्न, बड़ा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ये फोटोज दी हुई है। लो जी, एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक में ये फोटोज दी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में कि आप इनमें अंतर बताएं। एक मूर्ति तक्षशिला में बनी थी और एक मूर्ति मथुरा में बनी थी। अब आप जब भी भारतीय इतिहास में गांधार तक्षशिला को पढ़ो तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। आप ये मान लो गांधार तक्षशिला क्या थी, फैक्ट्रियां थी एक मूर्तियां बनाने की। अब आप पढ़ना गांधार तक्षशिला के बारे में कि वहां फैक्ट्रियां थी, मूर्तियां बनती थी। और अब भी हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि बुद्ध की कुछ मूर्तियां गांधार की तक्षशिला की फैक्ट्री में बनी है और कुछ मथुरा में। मथुरा, तक्षशिला, गांधार ये एक फैक्ट्रियां हैं जहां पर मूर्तियां बन रही है। तो तीनों को अगर आप फर्स्ट ग्रेड की या और हिस्ट्री में कुछ बड़ा कर रहे हो तो आप जरूर अच्छे से देख लेना कि तीनों की स्पेशलिटी क्या है, मथुरा, तक्षशिला और गांधार की। चलिए, खड़े बुद्ध की प्रतिमा मथुरा में बनी थी, बैठे बुद्ध की प्रतिमा तक्षशिला में बनी थी। क्या दोनों बातें सही है या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है? अब मैंने, हाँ, खड़े बुद्ध की प्रतिमा मथुरा में बिल्कुल सही है, बैठे बुद्ध की प्रतिमा तक्षशिला में बिल्कुल सही है, तक्षशिला में बनी थी। अब इसको याद रखने का तरीका, माथा, बैठे, भीड़ में कोई बैठा हो माथा दिख जाएगा क्या? माथा देखना है तो वो उसको खड़ा करना, तो माथा किसका दिखता है? खड़े हुए का। तो माथा से मथुरा, खड़े बुद्ध की मथुरा से। ये बैठे हुए अभय मुद्रा होती है ना, अभय मुद्रा, ये वाली मूर्ति कहां से बनी, कौन सी फैक्ट्री से? तक्षशिला की। अभय मुद्रा में लगी हुई मूर्ति भारत में कई जगह मिल जाएगी, लेकिन बनी कहां पर है? तक्षशिला में बनी है, इस फैक्ट्री में बनी है। ये देखो, ये बनी है तक्षशिला से और ये बनी है मथुरा से। यहां खड़े हुए, ये अभय मुद्रा है। देखो इसमें अंतर क्या है, यहां देखो सामने आपको वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, यहां सामने वस्त्र नहीं है, पीछे एक कवच सा बना हुआ है वस्त्रों का, यहां पीछे वस्त्रों का कवच बना हुआ है। यहां देखो ये वो जो बाबा जी के पीछे होता है चक्कर सा, और यहां चक्कर नहीं है, तो कुछ अंतर भी आप देखो। निम्नलिखित में सत्य कथन है। थेरवाद बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, बिल्कुल। चीनी यात्री फायान 1600 साल पहले भारत आया, बिल्कुल। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया, बिल्कुल। सभी कथन सत्य हैं। ह्वेनसांग के बारे में एनसीईआरटी की बुक में श्वेन-सांग लिखा होता है, एक ही बात है। और फायान के बारे में भी, फायान के बारे में लिखा होता है फा शी एन, और हम उसको फायान कहते हैं, एक ही बात है। ये ना आप बना लेना 1600 साल पहले, 1600 साल पहले या 2000 में 1600 माइनस कर दो, लगभग वो 400 के आसपास, और ये 1400 माइनस कर दोगे तो लगभग 600 के आसपास। तो 606 में जो है कनिष्क जो सॉरी हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा था 606 से 47 तक, उस दौरान ह्वेनसांग आया था। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। ये बात किसने कही है? चलो एक प्रश्न का उत्तर आप बताओ। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने ना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, हमारे प्रश्न लगभग सही होते हैं। लो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने, इसका उत्तर क्या है? मैं आपको आसान करने के लिए ये कर देता हूं कि ये इसका उत्तर नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं है, एक दो और काट दूंगा फिर तो उत्तर बच जाएगा। आप बताएं
आपको वैसे तो पीडीएफ में उत्तर लगा के जो है ना टेलीग्राम में दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए छोड़ा मैंने उत्तर, अभी कमेंट में जरूर लिखें आप। समुद्र ऐसी में इस बात को देखो, कौन सा यात्री कह रहा होगा। हाँ जी, ये वैन शोक बना दिया गया है भाई हमारी टीम के द्वारा। इसको तो पहले ये डरावना सा नाम है ना, इसका नाम कर लो श्वेन त्सांग के बारे में सत्य कथन है। श्वेन त्सांग जल मार्ग से वापस चीन लौटा। अब चीनियों के नाम ऐसे हैं, शिंग शांग शुंग पिंग, उसमें पता नहीं टांग पूछ एक दो अक्षरों की एक साथ ही है, तो टाइप करते हैं वो मैटर ही नहीं मिलता हमें तो कीबोर्ड में। श्वेन त्सांग जल मार्ग से वापस लौटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से। वापसी में वह सोने चांदी चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध मूर्तियां व 600 से ज्यादा पांडुलिपियां अपने साथ ले गया। सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई, 90 पांडुलिपियां उस समय खो गई। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। एक बात का ध्यान रखना, कहीं रीट वाले ये सोच रहे हैं सांग तुम्हारे है ही नहीं, हमारे गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में हर्ष है तो हर्ष के समय आया तो ये सारा है। एक बात ध्यान रखना। अब इसमें असत्य कथन कौन सा है? मैं कहूंगा पहला कथन असत्य है। देखो कलाकारी देखो आप, जल मार्ग नहीं वो भू मार्ग से वापस गया था। ये फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारियां करने वाले कलाकार है ना, अच्छे से इन बातों को बारीकियों को समझ लिया करो। भू मार्ग से ये वापस गया था, जल मार्ग से कौन वापस गया था? जल मार्ग से वापस गया था फाशियेन। देखो दोनों में अंतर, फायान जल मार्ग से वापस जा रहा है, ह्वेनसांग भू मार्ग से वापस जा रहा है, अपने साथ बुद्ध की मूर्तियां किस सोने चांदी चंदन की लकड़ी की बनी हुई 600 से ज्यादा पांडुलिपियां अपने साथ लेके गया था। और ह्वेनसांग ने अपना पूरा जीवन संस्कृत भाषा में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे हुए थे उनका अनुवाद चीनी भाषा में करने में लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, चीन वापस लौटने के लिए फायान ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की? ये देख लो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। यात्रा कहां से शुरू करता है? प्रयागराज, पाटलिपुत्र, बंगाल, बंबई। तो इसका ठीक उत्तर है बंगाल। बंगाल से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। मतलब यात्रा इसकी कौन सी होगी? जल मार्ग। यात्रा कौन सी होगी? जल मार्ग। अब कितना ही टफ प्रश्न पेपर आ जाए, रीट वालों के लिए तो बनना ही 6 से 10 12 तक है, तो कितना ही टफ आ जाए हिस्ट्री का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावा कर लेता हूं भी, अगर ढंग से पढ़ लो, क्योंकि प्रश्न इसमें से आएगा, इतना तय है, यकीन कर लेना। नालंदा में अध्ययन के दौरान यह किसने लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता व बुद्धि में सबसे आगे हैं? ये बात लिखने वाला है श्वेन त्सांग। ये बात किसने लगी है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्धि में सबसे आगे हैं? ये बात लिखी है जी श्वेन त्सांग ने लिखी है ये बात। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। आजकल इसको दोबारा से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्डिंग बन रही है। और ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग के समय बौद्ध शिक्षा का यह सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए, विष्णु की वरा, ये हमने पढ़ दिया था। हाँ, विष्णु की वराह मूर्ति के संदर्भ में सत्य कथन है। कहते हैं कि एक बार पूरी पृथ्वी जल में डूब गई तो विष्णु भगवान ने उसको बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया। अब वराह का पर्यायवाची देखो, कहते हैं कि गधा होता है, कुछ कहते हैं कि सुअर का चिन्ह था, छठी क्लास सिर था, बाकी धड़ इंसान की थी, कुछ कहते हैं वराह का अर्थ गधा होता है। आप क्या करें, हिंदी वाले ज्यादा बता सकते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक में फोटो देख लेना, यहां मैं फोटो मेंशन करनी भूल गया, ठीक है। तो वो वराह रूप धारण किया भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए। यहां पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है और वराह की मूर्ति एरन मध्य प्रदेश से मिली है। सभी कथन सत्य है, याद रखना। वराह की मूर्ति कहां से मिली? एरन मध्य प्रदेश से। और पृथ्वी को स्त्री रूप में, ये सारी बातें सत्य हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 21, श्वेन त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की किस विशेषता का उल्लेख किया है? श्वेन त्सांग ने मठ के सख्त नियम, विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। विद्वान लोग मेरे आसपास भी घूम रहे हैं, अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आए हुए हैं। द्वारपालों द्वारा आगंतुकों से कठिन प्रश्न जो है पूछे जाते थे, बिल्कुल पूछे जाते थे।
ये कठिन प्रश्न, जैसे कठिन कठिन मैं आपसे पूछता हूं, आप ये देखो नालंदा विश्वविद्यालय का स्टैंडर्ड कितना रहा होगा। अब तो कोई भी हम सरकारी स्कूल वाले क्या करें, हमारे पास तो हर तरह के बच्चे आ जाते हैं और हर बच्चा वैसे अपने आप में स्पेशल होता है, लेकिन जब वो बड़ी क्लासों में आते हैं उनका बैकग्राउंड का मतलब बेस नहीं बना पिछली क्लासों का, तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। नालंदा विश्वविद्यालय में द्वारपाल प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों के उत्तर दोगे तो ही आगे एंट्री है। तो सभी कथन सत्य हैं। भक्ति परंपरा के संबंध में सत्य कथन बिल्कुल बस एंड में है, क्लास का नजदीक पहुंच गए हैं। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है, भगवत गीता है महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता, इस बात का ध्यान रखना, महाभारत का ही भाग है भगवत गीता। और इधर मैंने ये सभी कथन सत्य हैं भाई। भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। चलिए, निम्न में से कौन सा शिव भक्त पुरुष था? पहले मैं बता देता हूं ना कितने प्रश्न है, ज्यादा आपका समय, बस एक प्रश्न और रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां मैं कुछ बातें समझाऊंगा, चले मत जाना भाई। निम्न में से कौन सा शिव भक्त नैनार? देखो मैंने जो पेपर सॉल्व करवाया उसमें मैंने बताया हुआ था कि भक्ति की दो विचारधाराएं चल रही थी दक्षिण भारत में, एक आलवार थी, एक क्या थी? अलवार। विष्णु को जो मानने वाले थे वो अलवार थे और शिव को जो मानने वाले थे वो क्या थे? नैनार थे। अब मैंने यहां जो मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो अंडाल क्या है? अलवार स्त्री संत है। ये स्त्री संत पूछने का पूरी जगह बनती है कि एग्जामिनर पूछे निम्न में से कौन सी नैनार स्त्री भक्त है या कौन सी अलवार। तो अंडाल जो है अलवार स्त्री संत है, अंडाल। करई काल अम्मियार क्या है? ये नैनार स्त्री संत है, नैनार स्त्री भक्त। लो जी, अब कौन बचे? तोंड्रा डिपोडी, ये 12वीं की बुक में दिया हुआ है, ये भी अलवार संत थे, ब्राह्मण थे। अब बचा कौन? अपार। इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, अलवारों का जो ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ, वो था नल ईरा दिव्य प्रबंधन, नल ईरा दिव्य प्रबंधन। और नैनारों का जो ग्रंथ था, नैनारों का ग्रंथ था वो था तवरम। नलईरा दिव्य प्रबंधन जो 63, इनके अलवारों के संतों की संख्या कितनी थी? 63। और नैनारों की कितनी थी? सॉरी, नैनारों की 63 थी, अलवारों की थी 12। तो 12 संतों काव्य का संग्रह है नलईरा दिव्य प्रबंधन। और नैनारों की जो ग्रंथ का नाम है वो तवरम है। तो तवरम की रचना कौन करते हैं? यहां ले आता हूं मैं, अपार, सबंदर, सुंदरार। तवरम में किनकी रचनाएं हैं? इन 3 संतों की, अपार, सबंदर, सुंदरार। अलवार नैनार के बारे में इतनी बातें। अलवार शिव विष्णु को मानने वाले थे, अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवारों का पवित्र ग्रंथ नलईरा दिव्य प्रबंधन है। अलवारों में एक स्त्री संत हुई, उसका नाम अंडाल है। नैनार शिव को मानने वाले, संख्या 63। नैनारों का पवित्र ग्रंथ तवरम, तवरम की रचना किसने की? अपार, सबंदर, सुंदरार ने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और करई काल अम्मैयार क्या थी? नैनार स्त्री संत थी। इंपॉर्टेंट बात। चलिए, तो इसका ठीक उत्तर हो गया अपार। लास्ट प्रश्न, किसने कहा था कि कुष्ठ रोगी, निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरने वाला व्यक्ति यदि शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। ये देखो, ये कहता कि कोई भी हो, कितनी नीची से नीची जाति जो हमने बना रखी है। वैसे तो पंजाबी में एक बात है ना, कणिया 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 जे सारे बंदे हड्ड मास दे, जाता का तो बढ़िया। तो ये जात पात, वो कहते हैं कि जिसको आप नीची जाति मानते हो, कूड़ा करकट उठाने वाले कोई भी हो, अगर वो शिव के दास बन गए, मेरे लिए ईश्वर के समान है। ये अपार कहते हैं। ये मैंने तीनों के नाम दे दिए, ये नैनार संत थे तीनों। क्या ये मणिक्कल चक्कार भी जो थे, ये भी, ये सारे नैनार संत हैं। तो नैनारों के नाम भी मैंने यहां मेंशन कर दिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करो। डेली 7 बजे क्लास रहेगी। जल्दी हम व्याख्यात्मक रूप से, यानी कि
पूरे एक लेसन को, वस्तुनिष्ठ नहीं पूरे लेसन को पढ़ाना शुरू करेंगे 12th क्लास की कक्षाओं को। तो आप एक बार शेयर जरूर कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट जो कि मुझे एनर्जी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।